नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश, टीएमसी ने वैधता पर उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने बताया नियमों के मुताबिक। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो, मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर वादाखिलाफी का आरोप, अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के चंदे में 27 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट, मान्यता रद्द करने की सिफारिश। शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी पर राज्यसभा में चिंता, बदलाव के लिए सरकार ने किया चुनाव सुधार का वादा, तिरची शिवा ने वापस लिया विधेयक। आरटीआई के दायरे से बाहर अटॉर्नी जनरल का पद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को पलटा, कहा नहीं है जनसेवक। और देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़े अध्यादेश लाए जाने की वजह से संबंधित बयान लोकसभा में रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे जुड़े विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया। तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट विधेयक 2017 पेश किया। इस दौरान जेटली और टीएमसी सांसद सौगत रॉय के बीच विधेयक की वैधता को लेकर तीखी बहस हुई। वित्त मंत्री ने सौगत रॉय के विधेयक के विरोध करने के आधार पर सवाल खड़े किए। Provided where the motion is opposed on the ground that the bill initiates a legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion. Now his objection is, it's not a good bill. That's not legislative competence. सौगत रॉय ने विधेयक की वैधता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री की ओर से की गई नोटबंदी की घोषणा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नोटबंदी का फैसला किया। सौगत रॉय ने कहा कि किसी मुद्रा को बंद करने का फैसला सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है। The basic statement by the Prime Minister, without any notification, on the 8th of November, announcing demonetization was illegal. Now, the notification for demonetization should not have been given by the government, rather by the Reserve Bank of India. हालांकि वित्त मंत्री ने उनके इस दावे को गलत बताया। जेटली ने कहा कि सरकार ने सही नियम के तहत ही ये फैसला लिया। The 8th November notification by which high denomination currency ceases to be a legal tender was under section 26(2), which the Reserve Bank of India Act, the Reserve Bank is competent to pass that order. विधेयक में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के आरबीआई और सरकार के दायित्व को खत्म करने का प्रावधान है। नोटबंदी लागू होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सरकार को इस मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वहीं दूसरी ओर सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी का विरोध जारी है। पार्टी ने सदन के दोनों सदनों से ही इस मसले को उठाया और टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। टीएमसी सांसदों ने लगातार दूसरे दिन राज्यसभा से वॉकआउट किया। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि केंद्र सरकार विरोधी दलों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी के दौरान मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। हालांकि सरकार ने टीएमसी पर गैर जरूरी मुद्दा उठाकर बाकी सदस्यों का वक्त बर्बाद करने की बात कही। Illegal arrest of our Lok Sabha leader and our MP. 1 and 2, sir. And 2, if not today, we will try again on Monday morning. We want this house to maintain 1 minute silence for the 120 deaths which have taken place. There is no notice. Sit down. Yeah, okay. This is not 0 hour. Sit down. Yes. What is our? No, he can. He is already having वो job. दूसरे सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं। नहीं। Yes. केवल ये कह रहे हैं। दूसरे बोलिए। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
टीएमसी सांसदों ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार के रवैये को अलोकतांत्रिक बताया। पॉलिटिकल भंडाटा कर रहा है और सीबीआई देकर हम लोग को एमपी लोग को और हम लोग को लीडर सुदीप बंदोपाध्याय के अरेस्ट किया है। लेकिन इस तरीका से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग का लड़ाई बंद करने नहीं सकेगा। टीएमसी ने इस मसले को लोकसभा में भी उठाने की कोशिश की। कार्यवाही शुरू होते ही पार्टी के सांसद आसन के करीब जाकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल रोज वैली चिटफंड मामले में पिछले महीने सीबीआई ने टीएमसी के 2 सांसद तपस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही टीएमसी केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज तमाम सांसदों ने चुनावी कामों में शिक्षकों की तैनाती पर गहरी चिंता जाहिर की। गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार ने इससे जुड़े चुनाव सुधार का भरोसा दिया और उसके बाद डीएम के सांसद रुचि शिवा ने इस विधेयक को वापस ले लिया। चुनाव की वजह से शिक्षण कामों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सरकार और चुनाव आयोग दोनों गंभीर हैं। सदन में गैर सरकारी विधेयक अनुच्छेद 324 के संशोधन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक 2015 पर जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही। These concerns shall be conveyed to the Election Commission. That is what we will do. That a serious issue arose here, and Election Commission should do the best while upholding the majesty of free and fair election. Please ensure that students, teachers are not unnecessarily disturbed, or because kindly appreciate, Honorable Chairperson, whenever exams are there, elections are normally not held during that time to disturb it. In all the states of India, including in your state. So those care we do take ourselves. इससे पहले डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने विधेयक पर आगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में शिक्षकों की तैनाती का असर पढ़ाई पर पड़ता है। Appointment of teachers as electoral officers has resulted in the absenteeism of teachers at schools, and the repercussion has been felt a lot. सदन में कई और दलों के सांसदों ने भी चुनाव सुधार पर जोर दिया। सेंसिस का करवाना है तब अध्यापकों को भेज दो। अगर आपने बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्वे करवाना है तब अध्यापकों को भेज दो। अध्यापक हो गए कि क्या हो गया, ये नहीं सोचा जाता कि जिन अध्यापकों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। Point here, I want to just add up to their pointers. Just concentrate academic work alone for teachers, and then bestow these activities during the vacation time. Prohibition imposed by the Supreme Court by its verdict, wherein the deployment of teachers is specifically prohibited in this case. Therefore, I request this August House to adopt this private member bill and pass it so that the interest of the students are protected. सरकार के आश्वासन के बाद तिरुचि शिवा ने विधेयक वापस ले लिया। विधेयक को पिछले साल 5 अगस्त को सदन में डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने पेश किया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी। विनोद जी, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस तिरुचि शिवा साहब ने जो एक विधेयक रखा था, हालांकि उन्होंने लिया, बहुत अहम बातें आज इस तरीके से चर्चा रही कि शिक्षक को एक मल्टी यूजर टूल के तौर पर सरकार इस्तेमाल करती है। कभी उसे जनगणना के लिए, कभी उसे बीपीएल के कार्ड बनाने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए, और उसके बाद फिर इलेक्शन पर, जबकि असल में उसका जो काम है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन उससे प्रभावित होता है। देखिए, बात सच है और मैं समझता हूं कि अच्छा ध्यान आकर्षित किया है सदन का। लेकिन एक बात आपको और भी बता दूं कि जब जब इलेक्शन हुए हैं, वोटिंग जो स्टेशन है वो स्कूलों में बनते हैं। आपने नोट किया होगा, क्योंकि हमारे देश में स्कूल बहुतेरे हैं और कई बार स्कूलों में शिक्षक कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ज्यादातर वो एब्सेंट रहते हैं। पीछे अगर आपको याद हो कि बड़े स्तर पे खबरें छपी थी अखबारों में, जो शिक्षक थे बिहार में या उत्तर प्रदेश में, और उनका शिक्षा देने का स्तर, उस पर भी कई बार सवाल उठा। और जो शिक्षक लगाने का जो पूरी प्रक्रिया है हमारे देश में, वो एक तरह से पॉलिटिकल पेटनेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है। वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सच है
कि ये जो उनका जो उपयोग होता है इलेक्शन के दौरान या जनगणना के दौरान या और कामों के दौरान, उससे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे असर पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन बूथ कहां बनाएंगे। अगर आप स्कूलों में नहीं बनाएंगे तो मंदिरों में बनाएंगे, कॉलेजों में बन सकते हैं, लेकिन कॉलेज जो है वो स्कूलों के मुकाबले में कितने कॉलेज हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन के दौरान उनकी जरूरत पड़ती है तो वो इस्तेमाल अनुचित नहीं है, लेकिन जनगणना के दौरान और 20 कामों के दौरान वो उचित नहीं है। इलेक्शन रोज नहीं आते, 5 साल में एक बार आते हैं, अगर बाई इलेक्शन हो जाए तो शायद ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि शिक्षक जो है उनका काम एक है, जनता बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, और अगर उसके अलावा आप उनसे काम लेंगे तो शिक्षा का स्तर गिरेगा। वैसे भी प्राइमरी लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे शिक्षा के स्तर पे बहुत चर्चा होती है इस देश में, और शिक्षकों के स्तर पे भी चर्चा होती है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव सुधार को लेकर मैं अलग अलग देशों में इस तरीके का सिस्टम अपनाया गया, और आज कई सांसदों ने कहा भी कि जब हम हाईटेक होते जा रहे हैं, अभी वोटिंग के जरिए सब कुछ हो रहा है, तो जो प्रोसेस है इसको और थोड़ा सा सिंपल किया जा सकता है। इसमें मैन पावर के कम इस्तेमाल की बात हो सकती है, सरकार या इलेक्शन कमीशन मिलकर इस पर आगे बढ़ सकते हैं। टोटली मैकेनाइज तो आप टोटली डिजिटलाइज तो उसको नहीं कर सकते। देखिए बात यह है कि ह्यूमन सर्विलेंस की जरूरत है वहां पर, क्योंकि अगर कोई अंदर जा रहा है और वो जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वो उसको पिकल कर रहा है या उसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर नजर रखने के लिए लोग चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो शिक्षक है वो कितना मजबूत है कि अगर कोई वहां गड़बड़ कर रहा है उसको रोकने में। हाँ, ये बात सच है कि वो वहां रहते हैं, और ये भी बात सच है कि उनका वहां रहना उचित नहीं है, लेकिन जरूरत है हमको वहां पर लोगों को रखने की। अगर शिक्षक को आप नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट को और एम्प्लॉयज को रखेंगे, आप क्लार्क्स को रखेंगे, आप अफसरान को रखेंगे, बहुत और इदारों में जो एंगेजमेंट्स हैं लोगों की, जो यहाँ पर नौकरियां हैं लोगों के पास, वो रख सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ शिक्षक माने जाते हैं, और सबसे ज्यादा उपलब्ध भी शिक्षक ही हैं शायद, क्योंकि स्कूल बहुत तेरे हैं, स्कूलों में शिक्षक है लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं है। तो इसलिए पहले हम शिक्षकों का स्तर ठीक करें, शिक्षा का स्तर ठीक करें, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में को कहकर कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो कम हो। लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं, ये बहुत बड़ा यूटोपियन ड्रीम होगा ना आप ये कहेंगे कि हम इसको अवॉइड कर लेंगे। क्योंकि जो एक और बात है कि 3 से 5 दिन का जो रहता है ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद दोबारा रीट्रेनिंग, फिर उसके बाद आप जाते हैं इलाके में और 3 दिन तक वहां पर आपका स्टे रहता है। इस प्रोसेस को कहीं और कम करने की जरूरत है या कम किया जा सकता है? ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकता है उस पर, और मैं समझता हूं कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है सक्षम है, वो जरूर उस पर तवज्जो देंगे। लेकिन कहां पर जाके वो अपनी ईवीएम मशीन लगाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। ये जो आज हमारे माननीय सदस्यगण डिस्कस कर रहे थे इसको, इनसे पूछा जाए कि ये ईवीएम मशीन कहां लगाएं। अगर स्कूलों में नहीं लगेंगी, स्कूल तो बंद करना पड़ेगा उसके लिए, और जब स्कूल बंद करना पड़ेगा तो शिक्षक उपलब्ध है। ये बात आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए भी पहले उनको बाहर जाना पड़ता है, वो बात सही है। लेकिन स्कूलों के अलावा कौन सी बिल्डिंग्स है जहां पर आप ईवीएम मशीन लगाएंगे? बताइए मुझे। थानों में लगाएंगे, कहानी आपको हर जगह तो नहीं, क्योंकि हर गांव में आपको, और पंचायत भवन में लगाएंगे। पंचायत भवन ज्यादा नहीं होते हैं, आप समझे कि नहीं? तो इसलिए ये नहीं होगा हमारे पास। देखिए हमारे पास वो साधन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका इस्तेमाल होता है, और उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। वो सब अवेलेबल है, वहां पर आप स्कूल बंद करते हैं एक दिन के लिए। मैंने जितनी बार वोट डाला है किसी स्कूल में जाकर वोट डाला नहीं, हर बार स्कूल में ही होता है, स्कूल में वोट डालते हैं। मैं जितने भी 2-3 इलेक्शन में, बगल का एक स्कूल है वहां पर मैं जाता हूँ और ईवीएम में अपना वोट डालता हूँ। उससे पहले भी मैं दूसरी जगह रहा करता था, वहां भी एक स्कूल था बगल में, वहां पर हम वोट डालते थे। तो इसमें विचार करें ना। ये कहना कि शिक्षकों को आपने लगा दिया अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्कूल तो बंद कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन पूरी की पूरी जो व्यवस्था उसको अगर बदलेंगे। तो मैं हैरान हूं कि किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया डिबेट के दौरान। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरे मसले पर हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए आपका। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी रैलियां और रोड शो कर जनता को लुभाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज आगरा में रोड शो किया। आगरा शहर के दयालबाग से शुरू हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। करीब 5 किलोमीटर चले रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने गठबंधन को लेकर संदेश दिया कि युवा सोच ही उत्तर प्रदेश को आगे की राह दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी का काम, अखिलेश यादव जी का काम, मेरा काम उत्तर प्रदेश को एक साथ खड़े करने का काम है। हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ करने का काम है और ये काम हम करके दिखाएंगे। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विकास के रास्ते पर हम और राहुल जी साथ साथ आए हैं। ये साथ उत्तर प्रदेश में दोनों की कांग्रेस और समाजवादियों की सरकार लाएगा और देश की राजनीति का भी दिशा इसी गठबंधन के साथ बदलेगी। इससे पहले आगरा के बाह में चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने नोटबंदी और अच्छे दिन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीते रविवार को लखनऊ में रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी आगरा की 9 विधानसभा में से 6 बीएसपी, 2 बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। ऐसे में इस गठबंधन के सामने यहां अपनी पकड़ बनाने की चुनौती है। राहुल और अखिलेश के लगातार इस दूसरे रोड शो में जनता का समर्थन यहां सड़कों पर जरूर दिखा और दोनों नेताओं में वो केमिस्ट्री भी दिखी जिसकी शायद इस गठबंधन को सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस रोड शो में आई हुई भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है, इसका नतीजा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। आगरा में कैनन डी.के. पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में 27 करोड़ की गड़बड़ी का दावा किया है। चुनाव आयोग की भेजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को आयकर कानून 1961 के तहत मिलने वाली रियायत और पार्टी की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। आयकर विभाग को आम आदमी पार्टी की 2013-14 और 14-15 की ऑडिट रिपोर्ट की जांच में पार्टी को मिले चंदे और दानदाताओं की सूची में समानता नहीं मिली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार गोवा और पंजाब में बीजेपी की हार देखकर उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा सकती है। केंद्र सरकार को भरोसा है कि मार्च के आखिर तक जीएसटी से जुड़े कानून और नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि जीएसटी रेट पर फैसला मई-जून में होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से जुड़े ड्राफ्ट विधेयकों को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB को खत्म करने का वक्त आ गया है। जेटली ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि 90% विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से हो रहा है। वहीं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई जल्द ही बचत खाते से साप्ताहिक निकासी पर लगी सीमा को खत्म करने पर फैसला करेगी। Those drafts would then have to be going to Parliament and to the state legislature in one case for approval. We are again meeting on the 18th of this month, and then we had a little break because the elections were on, and some of the ministers were involved in the elections, so we speeded up this whole process. So hopefully, my target currently is to finalize those drafts and take them in the second part of the budget session to Parliament. वित्तीय संस्था सीबीजीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आम बजट की बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने बजट की कमियों और खूबियों को समझाने की कोशिश की। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में आम बजट पर चर्चा हुई। इसमें उन विषयों पर बात हुई जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है। चर्चा के दौरान अर्थशास्त्रियों ने कई अहम मुद्दों को समझाया। A core issue for this country, which is the serious decline in the rate of investment, not just because of demonetization, but over
the past 2 years or so. इस बहस में विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने आम बजट में उन विषयों को समझाने की कोशिश की जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। Growing lack of seriousness about budget itself. So lots of core issues which ideally should be addressed somehow do not get adequate attention. कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले अनुदान पर भी चर्चा हुई। जानकारों ने ये बताने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और ये फैसला कितना कारगर है। This particular thing about political party funding, there is totally in the control of the central government. वित्तीय संस्था CBGA ने आम बजट को लेकर कई आंकड़े पेश किए कि बजट से किस सेक्टर को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नागालैंड में कल हुई हिंसा के बाद आज कोहिमा में धारा 144 लागू है। कई इलाकों में बाजार बंद हैं। राज्य पहुंचने वाले सैकड़ों ट्रक रास्तों में फंसे हुए हैं। केंद्र ने असम राइफल्स को नागालैंड के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का निर्देश दिया है। नागालैंड में हिंसा से जरूरी सामानों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। राजधानी कोहिमा से सटे दीमापुर के पास सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल के साथ साथ खाने पीने का सामान भी है। गुरुवार को हिंसा के बाद शुक्रवार को बाजार बंद रहे। गुरुवार को शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी कार्यालयों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद कोहिमा में सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गईं। हमारे फोर्सेस को भी कहा गया है कि किसी तरह से हालात को काबू में लाया जाए और मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट को भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ साथ बातचीत करके जितना भी जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, सबसे भी बातचीत करके हालात को बिल्कुल काबू में लाना चाहिए। आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री TR जेलियांग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इससे इनकार कर चुकी है। जेलियांग ने कहा है कि ये मांग पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार को विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो नागालैंड सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, whether it is concern with the security of the northeast area, border areas, as well as the overall progress of the developmental work of northeast. नागालैंड में 16 साल से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था। साथ ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई थी। आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को दीमापुर और लोंगलेंग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने चुनाव टालने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अटॉर्नी जनरल का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आता। कोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का पद जनसेवा का पद नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और जस्टिस जयंतनाथ की 2 सदस्यीय पीठ का यह फैसला केंद्र सरकार की अपील पर आया। इसके साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले को भी रद्द कर दिया है। केंद्र ने अटॉर्नी जनरल को जनसेवा का पद बताने और उसे RTI के दायरे में होने के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी। आज के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि भारत सरकार के वकील की भांति काम करने के नाते अटॉर्नी जनरल भी किसी राय को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 10 मार्च 2015 को एकल जज के आदेश में कहा गया था कि AG सार्वजनिक कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति संविधान के अनुरूप होती है और इसीलिए AG का पद RTI कानून के दायरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने UGC को देश के हर विश्वविद्यालय में छात्रों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। UGC को यह काम 4 महीने के भीतर करना होगा। कोर्ट का कहना है कि UGC के 2012 के नियमों के मुताबिक ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने हर विश्वविद्यालय में ओम्बड्समैन बनाने के साथ ही हर कॉलेज के लिए एक शिकायत निपटारा समिति बनाने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी 4 महीने के भीतर शिकायत निपटाने के लिए एक तंत्र बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए आया है। चेन्नई में कामराज पोर्ट के पास समुद्र में फैला कच्चा तेल दूसरे इलाकों तक अब फैलता जा रहा है। इस काम में नौसेना को भी लगाया गया है और सफाई में भी हालांकि 10 दिन और लग सकते हैं। इस बीच
मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले को तुरंत देखने को कहा है। संसद में भी केंद्र सरकार ने इसे लेकर बयान दिया। शुक्रवार को पोत परिवहन राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने लोकसभा में बताया था कि पोत परिवहन निदेशालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।